रीना, ये क्या तरीका है बैठने का? जरा अच्छे से खुद को समेट कर बैठा करो। ओहो माँ, अभी कौन है यहाँ पर? और विक्की तो मुझसे भी ज्यादा फैल कर बैठा है, उसे भी तो कभी बोल दिया करो। उसकी बात अलग है रीना, वो बेटा है, उसे थोड़ी पराए घर जाना है तुम्हारी तरह, उसे तो यहीं रहना है हमेशा। तो क्या ये मेरा घर नहीं है माँ? जब पराए घर जाऊंगी तब का तब देखेंगे, अभी तो मैं अपने घर में हूँ, तो मुझे अपने हिसाब से रहने दो ना। बेटा, लड़कियों का अपना कोई घर नहीं होता, उन्हें तो बस दूसरों के घर को अपना मानकर उसे संवारना होता है। और फिर बस 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 माँ, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। वो एक मस्त मौला लड़की थी और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके परिवार की सोच उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। रीना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बात पक्की कर चुका हूँ, तो फिर अब इस मसले पर कोई बात नहीं होगी। पर पापा, इतनी जल्दी क्या है शादी की? कुछ साल रुक जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्योंकि ऋषभ के घर वाले चाहते हैं कि शादी अगले महीने ही हो जाए। हम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते। पर पापा, मैं पहले जॉब करना चाहती हूँ। रीना के घर में उसके पापा की बात कोई नहीं काट सकता था, और वो अपने एक दोस्त देवधर के बेटे ऋषभ के साथ रीना का रिश्ता तय कर चुके थे। रीना कॉलेज तो पूरा कर चुकी थी, लेकिन कोई अच्छी जॉब ढूंढने से पहले ही उसकी शादी आड़े आ गई। तो अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर रिया को अपने ससुराल जाना पड़ा। और फिर बहू, ऋषभ के गरम कपड़े तो रख लिए ना तुमने? जी मम्मी जी, मैंने सब कुछ रख लिया है। ध्यान रखना जरा, अनजान शहर जा रहे हो दोनों, और ऋषभ के खाने पीने का भी ध्यान रखना, बहुत लापरवाह है वो इस मामले में। जी मम्मी जी। शादी के बाद ऋषभ और रिया अपने हनीमून के लिए कश्मीर जा रहे थे, और रिया मन ही मन इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन कश्मीर पहुंचने के बाद उसके साथ जो हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे, आप तो तैयार भी हो गए, मुझे लगा हम कुछ देर रेस्ट करने के बाद घूमने जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होकर आई। नहीं, तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर हम नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। आप अकेले घूमने जाएंगे? और मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? घूमने फिरने के अलावा और भी बहुत जरूरी काम है मेरे पास। यहाँ कश्मीर में हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, मुझे उनसे मिलकर इंपॉर्टेंट बिजनेस डील फाइनल करनी है, तो मैं बिजी रहूंगा। ये कहकर ऋषभ होटल के कमरे से बाहर चला गया। रिया को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, काम इंपॉर्टेंट होगा तभी तो इन्हें जाना पड़ा। चलो इंटरनेट पर आसपास की लोकेशन सर्च करती हूँ, फिर डिसाइड करूंगी कि आज कहाँ की सैर करनी है। रिया काफी देर तक इंटरनेट खंगालती रही, उसे घूमने लायक कई जगहें मिली भी, लेकिन अकेले कहीं भी जाने का मन नहीं हुआ उसका, तो वो थक हार कर वहीं सोफे पर सो गई। फिर कुछ घंटों बाद उसकी आंख खुली। अरे, शाम के 5 बज गए। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं चला, और ये भी अभी तक वापस नहीं आए। अब क्या करूं? इन्हें कॉल करके पूछती हूँ, फिर साथ में कॉफी पीने जाएंगे। ऐसा सोचकर रिया तुरंत ऋषभ को फोन लगाती है। फिर कई फोन कॉल्स के बाद से ऋषभ उसका फोन पिक करता है। हेलो, कहाँ हो आप? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और आप वापस कब तक आओगे? अरे, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग में रहूंगा, फिर बार बार फोन करने का क्या मतलब है? तुम्हारे घर में तुम्हें इतने एटिकेट्स भी नहीं सिखाए गए क्या? कान खोलकर सुनो, मैं काम में बिजी हूं, तो मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर ऋषभ ने फोन काट दिया। रिया को उससे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, उसे काफी ठेस पहुंची थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और ड्राइवर को फोन किया। हेलो, अब आप गाड़ी निकालिए, मुझे डल लेक जाना है। जी मैडम। रिया कार से डल लेक पहुंची। वहां के खूबसूरत नजारे देखकर उसका मन अब शांत होने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर डल लेक में मौजूद एक शिकारे पर पड़ी, जिसमें ऋषभ एक कश्मीरी लड़की के साथ बिल्कुल चिपक कर बैठा हुआ था। दोनों के हाव भाव साफ बता रहे थे कि उन दोनों का क्या रिश्ता है। उधर रिया से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने तुरंत ऋषभ को कॉल किया, लेकिन ऋषभ लगातार फोन काटता रहा। रिया वापस होटल आ गई, और फिर आधी रात के वक्त, तुम अभी तक जाग रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ। जिस औरत का पति उसके हनीमून पर एक दूसरी औरत के साथ कश्मीर की वादियों में रंगरलियां बना रहा हो, उस औरत की आंखों में नींद कैसे आएगी? ऋषभ सक्सेना, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रिया बहुत गुस्से में थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे बस बोलती ही गई। दूसरी तरफ रिया के मुंह से ये सब सुनकर ऋषभ की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई। शट अप! मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना ऐशो आराम दिया, हर चीज की आजादी दी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पति की जासूसी करनी है। बस इसीलिए मैं तुम जैसी बहनजी टाइप लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। तो फिर क्यों की मुझसे शादी? क्योंकि तुम्हारे बाप को तुम्हारी जिम्मेदारी से छुटकारा चाहिए था।
और मेरे मॉम डैड को एक सीधी सादी बहू चाहिए थी। बस उन्हीं के प्रेशर में इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। और वो लड़की, वो कोई गलती नहीं है। कौन? वो शिकारे वाली? मुझे तो उस लड़की का नाम भी नहीं मालूम। मेरे क्लाइंट के लिए मेरी तरफ से एक रात का गिफ्ट थी वो, बट थी बड़ी खूबसूरत। तो मैंने भी सोचा कि लगे हाथ। बस बस कीजिए, छी। काश ये सब मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं कभी आपसे शादी नहीं करती। आप रहिए, आपको जैसे रहना है, पर मैं अब इस झूठे रिश्ते में और नहीं रह सकती। जो करना है करो, बट अभी मुझे सोने दो, बहुत थक गया हूं मैं। इसके बाद रिया ने सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगाया और रोते हुए सब कुछ कह डाला। देख बेटा, तू पहली पत्नी नहीं है जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। ये मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन बेटा हम औरतों को हर हाल में अपना रिश्ता निभाना ही पड़ता है। यही हमारे संस्कार है। अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है। तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे कि तू दामाद जी से रिश्ता तोड़े। रिया को शायद पता था कि उसकी माँ का यही जवाब होगा, इसीलिए उसने बिना कोई बहस किए फोन काट दिया और फिर अपनी सास को फोन लगाकर उसने उनसे इस बारे में बात की। मम्मी जी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया आपके बेटे ने। नहीं बहू, ये क्या कह रही हो? हाँ, मेरा ऋषभ थोड़ा गुस्सैल जरूर है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझता है। तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने देगा वो। और तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस उसे खुश रखने की कोशिश करो। अब पति को बांध कर रखना तो पति की ही जिम्मेदारी होती है ना। अपनी सास की बातें सुनकर रिया की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। उसने अपनी सास से भी कोई बहस नहीं की। ऋषभ से कोई भी कुछ कहने को तैयार ही नहीं था और वो आराम से सो चुका था, लेकिन रिया बस रोती ही रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। न मायके में किसी को मेरी पड़ी है और न ही ससुराल में किसी को मेरी परवाह है। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं बेघर हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। सच ही तो है, एक लड़की अपने मायके में पराया धन होती है और ससुराल में पराए घर से आई हुई। लेकिन अब बस, मैं अब खुद के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इसके बाद रिया बिल्कुल शांत हो गई। अगले 3 दिनों तक वो होटल से बाहर नहीं निकली। सबके साथ साथ ऋषभ को भी यही लगा कि रिया ने हार मान ली है। लेकिन फिर कश्मीर से लौटने के बाद, अब आ जाओ बहू, तुमने बिल्कुल ठीक किया जो उस बात को वहीं छोड़ दिया। बस इसी तरह समझदारी से चलते रहो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही है। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। मैं शांत थी क्योंकि कश्मीर से वापस आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उस बात को नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ, आपके बेटे और इस घर को छोड़कर मैं आज ही जा रही हूँ। ये क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उल्टा वो तो मुझसे माफी मांग रही थी तुम्हारे बर्ताव के लिए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अभी परेशान हो। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए मायके हो आओ, फिर जब मन ठीक हो जाए तो आ जाना अपने घर वापस। अपने घर तो मैं जाऊंगी मम्मी जी, लेकिन ना वो मेरा मायका होगा और ना ही ससुराल। क्या मतलब? आपके बेटे से शादी के चक्कर में मैं पहले ही अपने सपनों का गला घोट चुकी हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो चुका। अब आप ही संभालिए इस घर को और अपने बेटे को भी। डिवोर्स पेपर्स मैं जल्द ही भिजवा दूंगी। रिया ने कश्मीर से ही अपनी एक दोस्त से फोन पर बात करके अपने आगे का रास्ता तय कर लिया था। वो अपने रहने के लिए एक पीजी और खर्च उठाने के लिए एक नौकरी ढूंढ चुकी थी। उसे विश्वास था कि बहुत जल्द वो एक ऐसे घर में होगी जो उसकी खुद की कमाई का होगा और सही मायने में उसका अपना होगा। सलोनी के माता पिता कोरोना महामारी के कारण चल बसे थे। सलोनी के चाचा चाची ने ही अब उसकी जिम्मेदारी संभाल ली। जब सलोनी के माता पिता गुजरे तब वो 11वीं कक्षा में थी। माता पिता को गुजरे 2 साल हो चुके थे। सलोनी कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उसकी चाची ने उसे कॉलेज जाने के लिए मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है आगे की पढ़ाई करवाने की। बड़ी मुश्किल से 2 साल 11वीं और 12वीं तो हमने इसे पढ़ा लिखा दी। आगे हम इसकी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। कोरोना में इसके माता पिता तो ऊपर चले गए, हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी दे गए। अरे कौन सी जायदाद छोड़कर गए हैं जो हम इसकी पढ़ाई पर खर्च करें। कमलेश, तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो। इतनी तेज आवाज में बात करती हो। सलोनी ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? तुम अपनी भतीजी के लिए मेरे से लड़ाई कर रहे हो? ठीक है, मैं अभी के अभी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। रहो तुम अपनी भतीजी के साथ। तभी सलोनी आ जाती है। चाची जी, वो मैंने दूध उबाल दिया है, रोटियां। चाची जी, आप कहीं जा रहे हो? हाँ, अपने मायके जा रही हूँ, अपने माँ के घर। और मेरे जाने का कारण सिर्फ तू है। तेरी वजह से आज तेरे चाचा मेरे से लड़ाई कर रहे हैं। पता नहीं कैसी मनहूस लड़की है, कोरोना में माँ बाप को खा गई और अब हमारी छाती पर मूंग डल रही है। जा रही हूँ मैं। अपने चाचा की सेवा कर ले अच्छे से और खुश हो जा, मिठाइयां बांटो।
नहीं चाची जी, आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते हो। चाचा क्या बात है, आप मेरी वजह से चाची से क्यों लड़ रहे हो? अगर चाची जी आज मेरी वजह से घर छोड़कर गई ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। चाची जी, मैं चाचा की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मैं उसे सुधारूंगी। तू शादी कर ले, मैं खुश हो जाऊंगी। तू इस घर से चली जा। कमलेश, कुछ तो लिहाज करो। पता भी है तुम्हारी अपनी बेटी की तरह है सलोनी, तुम इससे कैसे बात कर रही हो? चाचा एक सेकेंड। ठीक है चाची जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए लड़का देखना शुरू करो। जिससे भी आप कहोगे मैं उसी से शादी कर लूंगी, पर आप घर छोड़कर नहीं जाओगे, प्लीज चाची। सलोनी ने शादी के लिए हाँ कह दी तो उसके बाद कमलेश को इस बात की चिंता लग गई कि अगर सलोनी की शादी की तो दहेज भी चाहिए, और वो एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो उल्टे सीधे रिश्ते सलोनी के लिए लाने लगी। कमलेश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये लड़का देख रही हो, कितनी बड़ी उम्र का है। हमारी सलोनी अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 18 साल की हुई है हमारी सलोनी, और तुम लड़का लेकर आ रही हो उसके लिए 35 साल का। कुछ तो सोचो कमलेश। अरे तो छोटी उम्र का लड़का अगर ढूंढना है तो उसके लिए लाखों रुपए का दहेज तैयार रखो। बड़े आए मुझे समझाने वाले। अब चुप रहो, मुझे लड़के वालों के पास बैठना है। कमलेश अपने पति को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। वो लड़के वालों के पास आकर बैठ गई। ये लीजिए, हमारी सलोनी शरबत लेकर आ गई। लड़की थोड़ी छोटी नहीं है उम्र में। आपने तो कहा था 25 पार कर चुकी है, पर इसे देखकर लगता तो नहीं है। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरी भतीजी अभी 18 साल की हुई है। माफ कीजिएगा, हमें वैसे भी ये रिश्ता नहीं करना। आप अपने बेटे के लिए उसकी उम्र की ही लड़की देख लीजिए। अजी, तो हमें भी कौन सा शौक है तुम्हारी भतीजी को देखने का। हमने भी बच्ची को ब्याह कर अपने घर नहीं लेकर जाना। हम भी समझदार बड़ी उम्र की लड़की को ही अपनी बहू बनाना चाहते हैं। भाई चलो यहाँ से चलो, फालतू में बुला लिया हमारा समय खराब करने के लिए। चल बेटा। अरे सुनिए तो बहन जी, भाई साहब। लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। सलोनी की चाची गुस्से में भर जाती है। तुम्हारी वजह से आज लड़का हाथ से निकल गया। अब इतनी जल्दी लड़का कहाँ मिलेगा, और वो भी ऐसा जो कम दहेज में मान जाए। सलोनी को अपनी चाची के बुरे व्यवहार से बहुत दुख होता था। वो बेचारी 12वीं की पढ़ाई के बाद से घर पर ही रहकर सारे घर के काम करती रहती थी। कॉलेज की पढ़ाई वो कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसने अपनी चाची को वादा कर दिया था कि वो शादी के लिए तैयार है। चाचा, ये आपकी रोटी। मुझे माफ कर दे सलोनी बिटिया, तेरी चाची के बुरे व्यवहार के कारण तुझे कितनी तकलीफ हो रही है मैं सब जानता हूं। भैया भाभी के जाने के बाद तुझे वो प्यार इस घर में नहीं मिला जो तुझे अपने मायके में मिलना चाहिए। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूं कि तुझे ऐसा ससुराल मिले जहां तुझे मायके की कमी ना खले। एक दिन सलोनी के चाचा ने अपनी भतीजी के रिश्ते के लिए अपनी फैक्ट्री के मालिक सेठ सेवाराम से इस बारे में बात की। नंद किशोर, तुम मेरे पास कई सालों से काम कर रहे हो। इतना तो मैं जानता हूं कि तुम बहुत विश्वासी हो और बहुत ही अच्छे खानदान से वास्ता रखते हो। मेरे एक परम मित्र हैं सेठ मोहनलाल जी। उनका बेटा आशीष दिल्ली से कानपुर आया हुआ है। हो सकता है वहां बात बन जाए। सेठ जी, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी भतीजी को अच्छा घर मिल जाएगा। आजकल बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी चिंता मुझे बहुत सताती है। वो बिन माँ बाप की बच्ची है, आप तो सब जानते ही हो। कोरोना में उसके माता पिता चले गए, उसके बाद से वो मायूस हो गई है। मैं सब समझ रहा हूं नंद किशोर, चिंता मत करो, मैं इस रिश्ते को करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सेठ सेवाराम ने अपने मित्र सेठ मोहनलाल से बात की। आशीष को भी सलोनी पसंद आ गई और दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। सलोनी के चाचा की खुशी का ठिकाना नहीं था। सलोनी को बहुत ही अच्छा ससुराल मिल गया था। सेठ मोहनलाल ने दहेज में कुछ भी नहीं लिया। चाची को तो मन ही मन इस बात की खुशी थी, पर सलोनी बहुत घबराई हुई थी। वो अभी छोटी उम्र की थी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे संभालेगी, वो इसी चिंता में थी। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, मैं जानता हूं तू अपने ससुराल में पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। तू वहां बहुत खुश रहेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटी। चाचा, चाचा। विदाई के समय सलोनी अपने चाचा से लिपट कर फूट फूट कर रोती है। उसकी चाची कमलेश की आंखों में तो एक भी आंसू नहीं था। वो तो यही सोच रही थी कि उसके सिर से कोई भार टल गया। सलोनी शादी होकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन सलोनी जल्दी सोकर उठ जाती है, जैसे उसकी आदत थी। अरे सलोनी बहू, थोड़ी देर और सो लेती, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मम्मी जी, मैं तो इतनी जल्दी ही उठती हूँ। अरे तुमने झाड़ू क्यों हाथ में पकड़ लिया बहू? वो सुबह सुबह सफाई करके बर्तन करके नाश्ता बना लूं तो ठीक रहता है, वही कर रही थी। अरे बहू, ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में नौकर चाकर हैं, वही ये सारे काम करते हैं। तुम आओ,
मेरे पास बैठो, आज हम सास बहू एक साथ चाय पियेंगे। आप मुझे किचन बता दीजिए, मैं चाय बना लाऊंगी। अरे नहीं बहू, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, हम आराम से तुम्हें किचन में लेकर चलेंगे। अभी चाय कमला बनाकर ला रही है, तुम आराम से बैठो। सलोनी को बहुत झिझक सी हो रही थी क्योंकि घर में तो वो सारे काम करती थी, पर यहाँ पर वो आराम से अपनी सास के साथ बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वो अपनी सास के साथ घुल मिल जाती है और वो दोनों ढेर सारी बातें करने लगते हैं। अच्छा, ये बात है, तो तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारे ससुर जी से बात करूंगी। तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। चलो, अब तुम हमें अपने हाथों का बढ़िया सा हलवा बनाकर खिलाओ। एक काम करते हैं, हम सास बहू मिलकर हलवा बनाएंगे। मम्मी, मैंने भी तो कॉलेज में अभी एडमिशन लिया है, अब भाभी का एडमिशन मेरे कॉलेज में करवा दो, हम दोनों का कॉलेज साथ में ही हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। आशीष बेटा, कल तू बहू को कॉलेज ले जाना, ये एडमिशन फॉर्म भर आएगी। उसके बाद प्राची के साथ सलोनी बहू कॉलेज चली जाया करेगी। ठीक है मम्मी, नो प्रॉब्लम। मैं कल ऑफिस थोड़ा लेट चला जाऊंगा, पापा पहले चले जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, जल्दी से अब गरम गरम हलवा खिलाओ, हमारी बहू के हाथ का हलवा। हम खाकर तो देखें कि कैसा बना है भाई। ये लीजिए पापा जी। बहुत ही बढ़िया हलवा बनाया है बहू। ये लो, मेरी तरफ से शगुन। और ये मेरी तरफ से भी। सलोनी ने जैसा सोचा था उसके विपरीत हुआ। सलोनी को अपने ससुराल में इतना प्यार मिल रहा था कि कुछ ही दिनों में वो सब उसके अपने हो गए। आशीष सलोनी का एडमिशन प्राची के कॉलेज में ही करवा देता है। सलोनी अब प्राची के साथ कॉलेज जाने लगी। थैंक यू आशीष जी, आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं तो अपने मम्मी पापा को कोविड में खोने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी, सिर्फ चाचा से ही मेरा लगाव रहा। और कहते कहते सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका गला सूख जाता है। तभी उसकी सास उसे दिलासा देने लगती है। सलोनी बिटिया, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, अब तुम अपने सारे दुख भूलकर खुशियां बटोरना शुरू कर दो। तुम हमारी बहू होने के साथ साथ हमारी बेटी भी हो। अगले दिन सलोनी जब अपने चाचा चाची से मिलने जाती है तो वो बहुत खुश थी। वहां पर वो अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ करती है। उसकी चाची उस समय चुप थी, वो कुछ नहीं बोली, ना ही चाची ने कोई खुशी जाहिर की। पर अपनी भतीजी सलोनी को खुश देखकर उसके चाचा नंद किशोर की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं। वो अपनी भतीजी और दामाद को खुशी खुशी विदा करते हैं।